हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। ये उनकी पार्ट 2 वीडियो बनने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने देखा था कि जितने भी टाइप्स थियरीज होते हैं, सारे के सारे टाइप थियरीज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है हम। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेट थियरी। वो है ट्रेट थियरी, यानी पर्सनालिटी को 2 पार्टों में बांटा गया था। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दिया था टाइप थियरीज और कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दिया था ट्रेट थियरीज। तो साइकोलॉजिस्ट का जो टाइप थियरीज है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। ठीक है, तो आज हम जो शूट करने वाले हैं, आज हम जो इस वीडियो में जो होने वाले हैं वो है इनकी ट्रेट थियरी। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है ट्रेट थियरी के बारे में, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि जो कि टाइप थियरी है, यानी ये वाला जो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये हमने पहले ऑलरेडी, हमारा पिछला जो वीडियो है पार्ट 1 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी का, जो पार्ट 1 है वहां पे हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो देखने वाले हैं वो है ये ट्रेट थियरी। ट्रेट थियरी में ये 6 थियरी आज हम पढ़ने वाले हैं। एल्पोर्ट की ट्रेट थियरी पढ़ेंगे, कैटल्स के पढ़ेंगे, H.J. आइजनैक के पढ़ेंगे, ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड के पढ़ेंगे, डेवलपमेंटल थियरी पढ़ेंगे एल्डर की, और कार्ल रॉजर की भी पढ़ेंगे डेवलपमेंटल थियरी। अब इनको डेवलपमेंटल थियरी के अंदर भी एक एक नाम दिया गया है, वो हम देखेंगे अभी सारे डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। पहला जो है वो है अल्पोर्ट का ट्रेट थियरी। एल्पोर्ट ने क्या बताया था? एल्पोर्ट ने क्या बताया था? देखिए, इनका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, जब पूछने को कुछ नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी ना बहुत आसान सवाल पूछ लेता है, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे डेप्थ में पढ़ के आ रहे हैं, नेट देने के लिए आ रहे हैं बच्चे, उनको भी पता है कि ये डेप्थ में पढ़ के आएंगे। तो वो बिल्कुल सरफेस लेवल, एकदम बाहर, एकदम नॉर्मल सा सवाल पूछ लेंगे कि बताओ एल्पोर्ट का पूरा नाम क्या है, और ये बच्चा पढ़ के नहीं जाता। तो ये भी याद कर लो, एल्पोर्ट का पूरा नाम क्या होता है। इनका पूरा नाम है गॉर्डन अल्पोर्ट। ठीक है, गॉर्डन अल्पोर्ट इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने जो ट्रेट थियरी बताई, इन्होंने बोला 3 टाइप के ट्रेड्स होते हैं। तीनों टाइप के ट्रेड के बारे में इन्होंने बताया। क्या क्या? एक है कार्डिनल ट्रेड, दूसरा है सेंट्रल ट्रेड, और तीसरा जो है वो है सेकेंडरी ट्रेड। कार्डिनल ट्रेड मतलब क्या है? कार्डिनल ट्रेड मतलब क्या है? कार्डिनल ट्रेड का मतलब होता है कि ट्रेड्स दैट डोमिनेट्स द पर्सनालिटी अक्रॉस द टाइम, यानी जो टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से, जो टाइम एवं सिचुएशन इन दोनों के हिसाब से हमारे जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा डेवलप्ड होता है अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सिचुएशन, जो डोमिनेट होता है, जो डोमिनेंट होता है, इसे कहते हैं कार्डिनल। यानी इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से समझो अच्छी तरीके से। देखो, जैसे हमें सबको पता है कि मादर टेरेसा जो था, मादर टेरेसा जाने जाते हैं किस लिए? इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ गुडनेस एंड चैरिटी, क्योंकि हमें पता है कि मादर टेरेसा चैरिटी करते हैं। अब कोई भी बंदा, दुनिया का कोई भी बंदा आपके सामने आकर अगर बोलेगा कि मदर टेरेसा, ये नाम अगर आपको बोलेंगे कोई भी बंदा, अच्छा सब समझो मैं बोल रहा हूँ मदर टेरेसा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि मदर टेरेसा मतलब वो व्हाइट और ब्लू स्ट्राइप वाला साड़ी पहन के एक महिला जो चैरिटी करता था, जो बहुत ही अच्छी थी। ये सोच आते हैं उनके बारे में। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी ही थी। ठीक है, तो जैसे ही हम मदर टेरेसा का नाम लेते हैं तो हमें उनका जो तस्वीर है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि ये उनकी पर्सनालिटी का सबसे डोमिनेंट साइड था, सबसे डोमिनेंट साइड था ये। ठीक है, सबसे डोमिनेंट साइड था उनकी पर्सनालिटी का। अगर आपके सामने आकर बोलेगा कि हिटलर, एडोल्फ हिटलर का नाम कोई बता दिया, तो आपको दिमाग में सडनली क्या आता है? जब भी हिटलर का नाम करता है क्या आता है? ये एक बहुत ही रूड इंसान, बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट इंसान, बहुत गुस्से वाला इंसान आता है ना। जेल का तस्वीर आता है कि ये बहुत टॉर्चर करता है, यही सारी चीजें आते हैं हिटलर का जब नाम करते हो। क्यों? क्योंकि वो हिटलर की जो पर्सनालिटी थी वो ऐसी ही थी। हिटलर का जो पर्सनालिटी का डोमिनेंट साइड था वो ऐसे ही था।
अब ऐसे थोड़ी है कि हिटलर हर वक्त ऐसा ही रहता। वो जब घर घर में खाना खाता था वो ऐसा डंडा लेके घूमता था क्या? लेकिन जब आपके आपके सामने अगर हिटलर का नाम करेगा कोई भी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि एक बंदा, रूड बंदा, डंडा लेके घूम रहा है, मारेंगे, बहुत टॉर्चर करते हैं, ऐसे ही दिमाग में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये उनकी डोमिनेंट साइड है पर्सनालिटी का। तो यही इसी को कहते हैं कार्डिनल ट्रेट। जो भी पर्सनालिटी का डोमिनेंट साइड होता है, ये कैसे डोमिनेंट होते हैं? ये धीरे धीरे डोमिनेंट होता है। जब हिटलर पैदा हुआ था तब से क्या वो रूड था? जब मादर टेरेसा पैदा हुए थे तब से क्या वो चैरिटी करता था? नहीं करता था ना। उनकी धीरे धीरे उनकी पर्सनालिटी में ये डेवलपमेंट आई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनका डोमिनेंट हुआ है, उन्होंने इस कैरेक्टरिस्टिक्स को निभाता रहा और इनका ये उनकी पर्सनालिटी का डोमिनेंट साइड बन गया। तो जो भी पर्सनालिटी का हमारा डोमिनेंट साइड बनता है उसे हम कहते हैं कार्डिनल ट्रेट। क्या कहते हैं? कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट किसे कहा गया है? सेंट्रल ट्रेट ये भी बहुत कॉमन ही होता है, ये कॉमन ट्रेट होता है दैट आर कंसिस्टेंट अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशंस, दे फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी। ये जो सेंट्रल ट्रेट होते हैं ना, यही आपका पर्सनालिटी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे हम हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं, जब जितना आप प्रोटीन जिस अमाउंट में लोगे तो उस हिसाब से आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है ना। तो वैसे ही जो सेंट्रल ट्रेट होती है, यानी जो कोई बंदा है जो बहुत ही लॉयल है, जो हमेशा सच बोलता है, ठीक है, कोई बंदा है बहुत ही, उनके अंदर मतलब काइंडफुलनेस है, बहुत काइंड है, वो बंदा बहुत ही दयालु है, वो हर किसी को, जो भी भिखारी रास्ते में उसको दिख रहा है, वो विथ फुल ऑफ रेस्पेक्ट उनको पैसे दे रहा है, उनको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, कोई बंदा है जो बहुत ही अच्छा है, जो मतलब किसी के साथ भी फ्रेंडनेस कर सकते हैं, किसी के साथ भी दोस्ती कर सकती है, फ्रेंडलीनेस इन नेचर जो होते हैं। और कोई बंदा है बहुत रूड, जो एकदम मतलब किसी को सहन ही नहीं कर सकता, उसके साथ मतलब बात करना मतलब बेकार है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जैसा हो गया लॉयल्टी, जैसा हो गया काइंडलीनेस, ये क्या करता है? ये लोगों को इंडिकेट करते हैं कि हम कैसे हैं। और ये पर्सनालिटी ये कॉमन है, ये हर वक्त दिखते रहते हैं हमारे चेहरे पर। ये हर वक्त हम किसी के साथ जब भी बात करने जाएंगे तो ये दिखते रहेंगे, और ये कंसिस्टेंटली चलता आ रहा है। ये कंसिस्टेंटली मतलब ये चेंज नहीं होने वाला है। जैसे सपोज समझो मैं एक कॉलेज में गया और मैं बहुत रूड किस्म का आदमी हूँ, ठीक है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी। तो समझो मेरे पास मेरा कोई सपोज वहां पे कोई लड़का आ गया मेरे पास दोस्ती करने के लिए, तो मैंने उससे उसने जितना ही पूछा मैं उतना बता दिया। फिर दूसरा एक और आया, वो भी जितना पूछे मैं उतना ही बता दिया। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि किसी ने पूछा मैं ज्यादा बताया, किसी ने पूछा कम बताया, ऐसा तो नहीं होगा। मैं सिर्फ जिनको जानता हूँ, जो मेरा दोस्त है, मैं उनके साथ फ्री होऊंगा, लेकिन जिनको मैं नहीं जानता उनके साथ मैं थोड़ी ना फ्री होता हूँ। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसको हम लॉयल्टी बोलते हैं, काइंडनेस बोलते हैं, फ्रेंडलीनेस बोलते हैं, वाइल्डनेस बोलते हैं, ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर कोई बंदा एग्रेसिव है, कोई काइंड है, ये आपको पता चलता है उनके बिहेवियर देखकर। तो ये सारे जो ट्रेड्स होते हैं, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनको कहते हैं सेंट्रल ट्रेड। इनको कहते हैं सेंट्रल ट्रेड थियरी, इनको कहते हैं सेंट्रल ट्रेड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट। फिर उन्होंने बताया सेकेंडरी ट्रेड। सेकेंडरी ट्रेड क्या है? सेकेंडरी ट्रेड है ट्रेड दैट आर लेस एविडेंट एंड इनकंसिस्टेंट अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन। समझ लो कि मैं एक बंदा हूं, इसको समझने के लिए बहुत ही क्लियर सा एग्जांपल हमने मेंशन किया है यहाँ पे। देखो अच्छे तरीके से इसको समझ लो कि समझ लो कोई बंदा है, ठीक है, जो हमेशा हर किसी के साथ दोस्ती करता है, फ्रेंडली नेचर लेके चलता है, जो गुस्सा कभी नहीं होता। अब उनको किसी ने आके छेड़ दिया, वो सडनली, जो बस बंदा कभी गुस्सा नहीं होता, वो सडनली अगर गुस्सा कर गया आपके ऊपर, जो बंदा कभी गुस्सा नहीं होता वो बंदा अगर सडनली आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा, तब क्या बोलोगे? ये इनका विपरीत नेचर है, ये कभी गुस्सा होता ही नहीं है, बंदा आज कुछ ज्यादा ही हो गया यार, तभी तो ये गुस्सा हो गया, क्योंकि ये बंदा, इसको कितनी भी परेशान करो ये गुस्सा होता ही नहीं है। तो ऐसी जो ट्रेड्स होती है, मतलब जो आपकी नॉर्मल बिहेवियर, आपकी जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की बिल्कुल अपोजिट है, जो आपके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स की बिल्कुल अपोजिट है, यानी आप हमेशा शांत रहते हो, लेकिन आप कभी चिढ़ गए हो, आप कभी बहुत गुस्सा हो गए हो, तो तब ये क्या है? ये आपका पर्सनालिटी का विपरीत आचरण कर रहे हो। आप आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप अपना विपरीत आचरण कर रहे हो, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट मतलब जो आपका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपका नॉर्मल बिहेवियर है, आप उसका अपोजिट अगर बिहेवियर कर रहे हो तो उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये हमेशा नहीं रहता है, ये कभी कभी बंदा गुस्सा हो जाता है, कभी कभी ऐसा जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं
अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशन, किसी टाइम आया, किसी सिचुएशन आया तो बंदा गुस्सा हो गया, ठीक है। ऐसे जो होते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रेट। ये हो गया एल्पोर्ट के ट्रेट थियरी। अब हम देखते हैं कैटल के ट्रेट थियरी के बारे में कि कैटल ने क्या बताया। कैटल ने क्या बताया कि ट्रेट थियरी, उन्होंने क्या क्या टाइप्स बोला ट्रेट का, ठीक है। उन्होंने बोला है कि उन्होंने 4 टाइप्स बताया। क्या क्या? एक है कॉमन ट्रेट, दूसरा है यूनिक ट्रेट, तीसरा उन्होंने बताया सरफेस ट्रेट, चौथा उन्होंने बताया सोर्स ट्रेट। अब कॉमन ट्रेट क्या है? देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी सेम चीज ही पहले बताया था कि ही हैज डिफाइंड द ट्रेट एज अ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी इन्फ्रारेड फ्रॉम बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिस्क्राइब्स 4। इन्होंने 4 तरीके की ट्रेट को बताया, 4 तरीके की ट्रेट इन्होंने बताया, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या बताया? पहला कॉमन, दूसरा यूनिक, तीसरा सरफेस एंड चौथा सोर्स। कॉमन ट्रेट क्या है? कॉमन ट्रेट है द ट्रेट फाउंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन जनरल पॉपुलेशन। जो जनरल पॉपुलेशन में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो नॉर्मल बिहेवियर इंसान की होती है, वो कॉमन ट्रेट होता है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, तब फिर एग्रेशन हो गया, कोऑपरेशन हो गया, ठीक है, कोई फ्रेंडलीनेस हो गया, ये सारे चीजें मतलब जो कॉमन दिखते हैं लोगों में, ये कॉमन ट्रेट होता है। यूनिक ट्रेट क्या होता है? यूनिक ट्रेट वो होता है, यूनिक ट्रेट टू ए पर्सन एज टेम्परामेंटल ट्रेट्स। टेम्परामेंटल ट्रेट्स मतलब क्या होता है कि जब आप अपना टेम्पर, जो चीजें आपका जो टेम्परमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल इमोशनल रिएक्शन। इमोशनल रिएक्शन, सपोज आप समझ लो आप बहुत ही स्ट्रांग बंदा हो, आप कभी रोते नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन कुछ मामले ऐसे होंगे जहां पे आपका भी इमोशन काम करता है। सपोज बंदा, कोई भी बंदा बाहर, समझ लो कोई एक टीचर है, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाता है, तो वो जब अपने प्रोफेशन में जाते हैं, जब जॉब में जाते हैं, जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होता है, तो तब क्या होता है कि तब वो एक नॉर्मल स्टेट मेंटेन करता है अपना। वो वहां पे ज्यादा इमोशन भी नहीं होगा, ज्यादा गुस्सा भी नहीं करेगा, जिनका जितना जरूरी उतना ही करेगा वहां पे जाके। लेकिन उसका भी फैमिली होता है, उस टीचर का भी फैमिली है, तो फैमिली के मामले में वो टीचर इमोशनल तो होंगे ना। वो उनकी यूनिक ट्रेट है, जो कभी गुस्सा नहीं करता, कभी इमोशनल नहीं होता। उनका भी जो मतलब जो भी चीजें आपके जो टेम्परमेंट को बैलेंस करता है, लाइक आपका इमोशन, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है इमोशन, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूनिक ट्रेट, जो कॉमन नहीं है लेकिन जो कभी कभी यूनिकली आपके अंदर आते हैं, इसको कहते हैं यूनिक ट्रेट। नाम से याद रखना। फिर इनका जो ये दो है, सरफेस एंड सोर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से याद रखो। सरफेस ट्रेट क्या होता है? मोस्ट apparent एंड ऑब्जर्वेबल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी, लाइक मोस्ट apparent एंड ऑब्जर्वेबल, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको कहते हैं सरफेस ट्रेट, उसे कहते हैं सरफेस ट्रेट। वो क्या क्या हो सकते हैं? सपोज कोई बंदा, आप 10 मिनट किसी स्टूडेंट को, अगर आप टीचर हो तो 10 मिनट आप किसी स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा ये बंदा क्यूरियोसिटी, इसके अंदर कोई क्यूरियोसिटी है भी या नहीं। आपको पता चल जाएगा ये डिपेंडेबल है कि या नहीं। आपको पता चल जाएगा ये टैक्टफुली किसी सिचुएशन को मैनेज करता है कि नहीं। अब टीचर क्यों, अब कोई भी प्रोफेशन ले लो, अब नॉर्मल किसी इंसान से बात कर रहे हो, अब 1 घंटा 2 घंटा हर दिन मिलते हो किसी इंसान से, ठीक है, तो आपको पता रहता है उस बंदे के बारे में कि ये बहुत क्यूरियस है, इसको हर चीज जानना रहता है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये डिपेंडेबल है किसी के ऊपर, ये डिपेंडेबल है। सपोज कोई वुमेन है जो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है, कोई हस्बैंड है जो वुमेन के ऊपर डिपेंड है, कोई बच्चा है जो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे करके इनको ये पता चल जाता है कि ये डिपेंडेबल है, ये इंडिपेंडेंट है, ये टैक्टफुली किसी सिचुएशन को मैनेज करता है, इसकी नहीं कर सकता। ये सारे चीजें जो आप ऑब्जर्व करके पता करते हो किसी बंदे को, उसको कहते हैं सरफेस ट्रेट। अब सोर्स ट्रेट क्या हो गया? सोर्स ट्रेट वो की सोर्सेज ऑफ पर्सनालिटी है दैट डिटरमाइंस वन बिहेवियर। मतलब सोर्स ट्रेट मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स की सोर्स होते हैं जिसके ऊपर उसकी पर्सनालिटी बनती है। सपोज वो बंदा हमेशा टेंस्ड रहता है, कोई बंदा हमेशा टेंस्ड रहता है, तो वो बंदा जरूर एग्रेसिव होगा, क्योंकि उनके अंदर हमेशा टेंशन भरा पड़ा है। वो कि नॉर्मल बात कर ही नहीं सकते लोगों के साथ, क्योंकि वो खुद ही टेंशन में है, तो वो कैसे नॉर्मल बात करेगा? वो दूसरों को क्या रिलीफ देगा? जो बंदा खुद ही टेंशन में है वो दूसरों को क्या रिलीफ देगा, है ना। अब सपोज अब कोई बंदा देख लो, वो बहुत ही रिलैक्स्ड है, वो हमेशा हर सिचुएशन को मैनेज कर लेगा। जो रिलैक्स्ड बंदा है, जिनको ये पता है कि नहीं मेरा काम है, मुझे करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे मुझे ही कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे एक दिन कम एक दिन ज्यादा, ऐसा तो होता है लाइफ में। जिनको ये सारी चीजें पता होती है तो वो हमेशा रिलैक्स्ड रहते हैं। अब उस बंदे के पास जाओ, आप उनके साथ 2 मिनट बातें करो, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन जो बंदा खुद टेंस्ड है, अब उनके साथ बातें करो, आपको लगेगा यार पागल कर दिया इस इंसान ने, 2 मिनट में मुझे दिमाग ही खराब कर दिया मेरा, तो ऐसे लगता है आपको, ठीक है।
तो ये डिपेंड करता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सपोज कोई रिलैक्स्ड है, कोई टेंस्ड है, कोई ट्रस्टिंग है, मतलब किसी के साथ कोई है जो इंसान को विश्वास करते हैं, आप उनके साथ काम करोगे आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप अगर ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो या आप ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो आपको हमेशा शक करता है, तो आपको भी एक ना एक टाइम गुस्सा आ ही जाएगा उस पे कि अरे यार धिक्कार है तुम पे, छोड़ो यार, रहना यार, छोड़ो, मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, ऐसे ही आप बोलोगे, है ना? क्योंकि आपको भी दिक्कत होती है ऐसी टाइप के इंसान से। तो यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, जो विश्वास करने की क्षमता होती है, जैसे जो हमेशा टेंस्ड रहता है या रिलैक्स रहता है, जो हमेशा प्रैक्टिकल बातें करते हैं, और कोई ऐसा है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, काम धंधा करता नहीं है, मैं लाखों की गाड़ी चलाऊंगा, मैं लाखों की गाड़ी लूंगा, मैं BMW लूंगा, और मेरा इनकम है 5,000 रुपया पर महीना, और मैं सपने देख रहा हूँ मुझे BMW लेना है अगले महीने, तो भाई घंटा ले पाओगे? 5,000 रुपया मंथली इनकम करोगे तो BMW का क्या, एक रिक्शा भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि खर्चे भी तो होते हैं मंथली, घर भी तो चलाना होगा आपको भाई। ठीक है, तो जितनी आपकी इनकम है सोच उतनी ही रखो, प्रैक्टिकल में जियो। कुछ बंदा ऐसे होता है जो इमेजिनेटिव जीते हैं, हमेशा उनकी इमेजिनेशन बहुत ऊपर होती है, लेकिन वो काम कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में। ठीक है, और वो इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, 2 नंबरी का धंधा करता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे इंसान होते हैं। तो यही जो सोच है ये आपकी पर्सनालिटी की फीचर्स है, यही आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। यही जो सोच, यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही जो आपका सोच है, यही आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। ठीक है, यही आपको पर्सनालिटी को बनाता है। इसी को कहते हैं सोर्स ट्रेट, इसी को कहते हैं सोर्स ट्रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं H.J. आइजैक, यानी आइजैक, H.J. आइजैक, इनके बारे में इन्होंने क्या बोला पर्सनालिटी के बारे में। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो टाइप कम ट्रेट थ्योरी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इन्होंने बताया 4 लेवल बताया इन्होंने। ठीक है, एक है लेवल 1, मतलब लेवल 1 को इन्होंने 1 लेवल करके नहीं कहा, लेवल 1 को इन्होंने कहा है लोएस्ट लेवल। ठीक है, लोएस्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर फोर्थ लेवल, 4 तरीके की लेवल इन्होंने बताया। अब लोएस्ट लेवल में क्या बताया, देखो लोएस्ट लेवल में बता रहा है कि लोएस्ट लेवल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि सपोज कोई बंदा ब्लशिंग कर रहा है, किसी के सामने कोई ब्लशिंग कर रहा है, वी हैव स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होते हैं जो लोएस्ट लेवल में बताया गया है, जैसे ब्लश करना, या फिर ब्लश करने का मतलब ही हो कि उसको चीक रेड रेड हो जाएगा, वो बात नहीं कर पाएगा, सर झुका के खड़ा होगा, उसको शर्म आएगी बात करने में, ये वगैरह वगैरह, ये सारे सिचुएशन। सेकंड लेवल में क्या कहते हैं, सेकंड लेवल में कुछ हैबिचुअल रिस्पॉन्स है, कुछ हैबिचुअल रिस्पॉन्स है। क्या कह रहे हैं, वी रिएक्ट इन सिमिलर फैशन व्हेन द सेम सिचुएशन अकर्स, ये नॉट इजिली टू पिकिंग अप द फ्रेंडशिप। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया नॉट इजिली टू पिकिंग अप द फ्रेंडशिप, मतलब क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप किसी के साथ फ्रेंडशिप करने में 10 बार सोचते हो। ठीक है, कोई अननोन पर्सन है आपके पास आके अगर बोलेगा कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, तब तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो? नहीं करते हो ना। आप भी तो भाई पहले तो उनके साथ जान पहचान होनी चाहिए, 2-3 दिन बातें होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा बातें होनी चाहिए। जब अगर आपको लगेगा कि नहीं ये बंदा भरोसेमंद है, तो फिर ठीक है, चलो दोस्ती हम कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक होती है। ठीक है, और ये जो आपके जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप किसी बंदे को पहले जज करते हो फिर आप दोस्ती करते हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हमेशा रहते हैं। मतलब जब भी कोई आपके पास आता है नया इंसान, तो आप पहले उनके साथ हैंडशेक मत कर लेते हो, आप गले मत लगते हो, पहले उनके साथ गले लगते हो क्या? नहीं लगते हो ना। तो यही सिचुएशन आप हर किसी के साथ भी करते हो। ऐसा कोई कभी है क्या, ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई बंदा आके बोला हाय आई वांट टू बी योर फ्रेंड, एंड आपने जल्दी से उसको गले लग लिया? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि यही आपका रिस्पॉन्स है, ये आपका हैबिचुअल रिस्पॉन्स है। मतलब एक सिचुएशन अगर 10 बार आए आपके लाइफ में या 20 बार आए, तो उस 20 बार उस सिचुएशन का जो रिएक्शन होगा वो सेम ही होगा, वो सेम ही होगा। इस तरीके की जो रिस्पॉन्सेज होते हैं इसे कहते हैं हैबिचुअल रिस्पॉन्स, और ये हैबिचुअल रिस्पॉन्स को कहा गया है सेकंड लेवल पे। हैबिचुअल रिस्पॉन्स को क्या कहा गया है? सेकंड लेवल में कहा गया है। इनके अकॉर्डिंग H.J. आइजैक के अकॉर्डिंग, H.J. आइजैक के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्ड लेवल पे क्या कहा गया है? देखो अब थर्ड लेवल पे क्या कहते हैं, थर्ड लेवल पे कहते हैं वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैबिचुअल एक्ट्स इनटू ट्रेट इन अ गिवन एग्जांपल द हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस गिव राइज टू ए ट्रेट कॉल्ड साइलेंस। यानी कुछ बंदा ऐसा होता है जो हमेशा शाई टाइप के होते हैं, मतलब ये है ऑर्गेनाइज्ड ऑफ हैबिचुअल एक्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड ऑफ हैबिचुअल एक्ट्स इनटू ट्रेट, मतलब कोई बंदा है जो, मतलब ये भी इनका हैबिचुअल रिस्पॉन्स ही है। जो साई होते हैं बंदा, साई का मतलब क्या है कि आप किसी के साथ बात करने में हेजिटेट फील करते हो, किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करने में आप हेजिटेट फील करते हो, तो ये तो आपका हैबिचुअल रिस्पॉन्स ही हुआ ना। लेकिन ये हैबिचुअल रिस्पॉन्स जब एक
आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बदल जाता है तो उनको कहते हैं थर्ड लेवल, उनको कहा गया है थर्ड लेवल, जिनको ट्रेट कहते हैं एक्चुअली। यही है एक्ट्स इनटू ट्रेट, मतलब ये ट्रेट में एक्ट करते हैं, ये ट्रेट में एक्ट करते हैं, ट्रेट के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, इसको कहते हैं साइनिस। और फोर्थ लेवल में क्या कहा गया है कि साइनिस मतलब रिपीटेड साइनिस जो आते हैं, तो उस तरीके की जो पर्सन होती है, हम कहते हैं कि नहीं भाई ये बहुत इंट्रोवर्ट है, ये लोगों के साथ बात नहीं करता, ये अपने आप में खोया रहता है, मतलब जो जिनका यही टाइप है हमेशा, जो हर किसी के साथ ऐसे ही पेश आता है, तो उनको ये कहा गया है फोर्थ लेवल। मतलब ये चरम सीमा है, ये अंतिम सीमा है, जिसको टैग दे दिया गया कि भाई वो उनका पर्सनालिटी है इंट्रोवर्ट, उनका पर्सनालिटी है इंट्रोवर्ट। हमने बता दिया क्यों, क्योंकि वो हर किसी के साथ शाय है, वो किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, वो बात करने के में हेजिटेट करते हैं, वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। इस तरीके की जो पर्सन होती है उनको कहा गया है, उनको कहा गया है इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, उनको इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन कहते हैं, राइट। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था पहले वीडियो में कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, तो वही है, वही बताया गया यहाँ पे कि ये इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन होती है। तो इस तरीके से आइजैक ने क्या किया, इस तरीके से इज्जा आइजैक ने क्या किया, उन्होंने 4 टाइप बोला, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 को लोएस्ट लेवल कहा गया है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बेसिस पर इन्होंने, क्योंकि इनका जो टाइप था ये टाइप कम ट्रेड थियरी, अब ये तो हो गया चारों टाइप, अब चारों ट्रेट का नाम क्या दिया इन्होंने चारों ट्रेट का नाम दिया है, एक को बोलते हैं इंट्रोवर्जन, दूसरा ट्रेट का नाम दिया है एक्सट्रोवर्जन, तीसरा को कहते हैं न्यूरोटिसिज्म, और चौथा कहते हैं साइकोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म मतलब जो नेगेटिव इमोशंस होती है, साइकोटिसिज्म मतलब जो जैसे एग्रेसिव बिहेवियर हो गया, एंगर हो गया, ये सारे जो है इसको कहते हैं साइकोटिसिज्म, ठीक है। तो ये हो गया इनके अकॉर्डिंग, एच.जे. आइजैक के अकॉर्डिंग 4 ट्रेट। अगर ट्रेट के नाम पूछेंगे तो ये बता देना, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, साइकोटिसिज्म। अगर आपको पूछेगा क्या टाइप बताया उन्होंने, क्या 4 लेवल में, जो 4 लेवल में उन्होंने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज किया है, 4 लेवल का नाम बताओ, तो लेवल लोएस्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसे करके बताना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव तो पूछेगा नहीं, नेट में, यूजीसी नेट में तो डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछेगा, वहां पे आपको पूछेगा क्या, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू पूछते हैं, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रिपेयर करके जाना। चलो अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पिछले बार पूछा गया था यूजीसी नेट 2023 जून सर्कल में, यहां से सवाल पूछा गया था, सिगमंड फ्रॉइड। पता नहीं एक मतलब इसको हमेशा ही पूछ लेते, इसको हमेशा पूछ लेते हैं, पता नहीं, इसमें बहुत खासियत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है, मतलब आज तक लगभग सही हर बार लगभग कहीं किसी ना किसी तरह पूछा गया ही है सिगमंड फ्रॉइड को। तो इसको अच्छी तरीके से समझो, इसको अच्छी तरीके से देख के जाओ। इन्होंने क्या बताया, सिगमंड फ्रॉइड ने बताया 3 टाइप की पर्सनालिटी बताया इन्होंने। एक कहते हैं ईड, दूसरा कहता है ईगो, तीसरा कहता है सुपर ईगो। इन्होंने तीनों टाइप्स में बांटा, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ये कहते हैं कि हमारे माइंड का 3 पार्ट है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड मतलब होता है कि जो बच्चे वाला दिमाग होता है। अब देखना कभी भी, मतलब समझो एक सिचुएशन है, ठीक है, एक सिचुएशन को मैं एग्जांपल देता हूं, अब समझ जाओगे तीनों कंडीशन, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक सिचुएशन को समझ लो। क्या कहते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। समझो कि आप कभी किसी दुकान पे गए हो, ठीक है, आप कहीं जगह घूमने गए हो, तो आप दुकान पे गए हो, आप दुकान में जाके आपने कुछ चीज खरीदा, सपोज आपने एक क्या खरीदा, आपने एक बुक्स खरीदा, चलो आपने एक बुक खरीद लिया, ठीक है। अब दुकानदार को उस बुक का प्राइस है 50 रुपया, ठीक है, कितने प्राइस है, 50 रुपया प्राइस है उस बुक का। आपने क्या किया, आपने दुकानदार को 100 रुपया दिया, आपने 100 रुपया दिया, दुकान में बहुत भीड़ है, आप 100 रुपया दुकानदार को दिए, और उसने क्या, उसने समझा कि आप उसको 2 रुपया दिया, आपने उसको 200 रुपया दिया। आप दिए थे 100, दुकानदार को लगा कि आपने 200 दिया, तो उसने क्या किया, उसने आपको 150 बैक कर दिया। बुक का दाम है 50, आप दिए थे 100, उल्टा दुकानदार को कितना बैक करना चाहिए था, 50 बैक करना चाहिए था। अगर 100 करता तो पैसा वो नहीं लिया ही नहीं बुक का, अगर 100 रिटर्न किया तो उसका मतलब क्या कि वो पैसा लिया ही नहीं बुक का। लेकिन उसने क्या किया, उसने 150 रिटर्न कर दी, मतलब एक तो बुक्स तो आपको फ्री मिल गया, ऊपर से 50 रुपया दुकानदार आपको दिया, तो उसकी 100 रुपया की लॉस हो गया दुकानदार का, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने भी वो भीड़ में, आपको पता नहीं चला कि कितना रिटर्न किया, आप बाहर आ गए हो भीड़ से, तो आप जा रहे हो, आप निकल गए वहां से। अब फिर आपने देखा कि अरे यार मैं तो 100 रुपया दिया था, ये बंदे ने तो मुझे 150 बैक कर दिया, तो चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। आपको आपका एक माइंड कहेगा कि ये मेरे लिए तो अच्छा ही है, क्या जरूरत है यार, बहुत भीड़ है इसके दुकान में, ये बहुत कमाता है। ये जो आपका माइंड कह रहे हैं, ये आपकी ईड बता रहा है आपको, ये ईड वाला माइंड है आपका, ये आपका माइंड का ईड वाला पोर्शन है, जो आपको बता रहा है कि छोड़ो यार, क्या 50 रुपया ही तो गया, क्या उसका नुकसान होगा, इतने सारे तो कमाता है दिन में, इतना सारा तो कस्टमर है उनका। आपको क्या पता कि कस्टमर हो भी सकता है कि आज उनके दुकान में इतने सारे भीड़ हो,
बहुत ही गरीब हो बंदा, उसके लाइफ की प्रॉब्लम आपको थोड़ी पता है, लेकिन आप सोच रहे हो मनी मनी, यार इतना कमाता है क्या हो गया, 50 नहीं लिया तो, 50 ज्यादा बैक कर दिया तो क्या हो गया, एक बुक्स ही तो लिया है, 100 रुपया का नुकसान हुआ है उसको। और क्या, 100 रुपया हमेशा खर्च होता है लोगों का किसी न किसी तरह। तो कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं यार, मेरा तो फायदा ही हुआ है। ये जो है ये ईड वाला दिमाग कहते हैं आपका। लेकिन सुपर ईगो क्या कहते हैं, सुपर ईगो जो है वो हमेशा मोरालिटी की बात करती है। सुपर ईगो जो है वो हमेशा मोरालिटी का बात करता है। ईड बच्चों वाला दिमाग है, बच्चे ऐसे करते हैं ज्यादातर, यार चलो मेरा तो बन गया 100 रुपया, अब मैं मस्ती करूंगा, जाके खाऊंगा पीऊंगा, समोसा खाऊंगा यार, कोल्ड ड्रिंक्स पीऊंगा, बच्चे को लगेगा मस्ती। लेकिन सुपर ईगो हमेशा मोरालिटी की बात करते हैं। सुपर ईगो वाला दिमाग क्या कहेगा आपका, वो बोलेगा कि नहीं यार, मैं इसके अगर आज 50 रुपया ले लूंगा ना, इसको अगर 50 रुपया अगर मैं लूंगा तो कल मेरा 500 निकल जाएगा किसी ना किसी तरीके से। अगर मैं इसका 50 ले लूंगा तो कल मेरा 500 निकल जाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो नहीं भाई, चलो चाहे भीड़ हो या कुछ भी हो, मैं जाके पैसा दे देता हूँ, बता देता हूँ लोगों को, उसको जाके बताता हूँ, उसको जाके बता देता हूँ कि नहीं भैया आपने गलती की है, ये लो आपकी 150, ये लो आपकी 150, और आप, मैंने आपको 100 दिया था, बस मुझे 50 रिटर्न कर दो, ये 100 रुपया आप रख लो, वरना आप बुक के दाम तो छोड़ो, आपने उल्टा 50 मेरे को दे दिया। ये आपका सुपर ईगो वाला माइंड कहेगा यह, क्योंकि ये हमेशा मोरालिटी की बात करते हैं। क्यों इस आपके दिमाग में तब आया है क्या कि मैं इनकी 500 लूंगा तो कल मेरा, मैं इसकी 50 लूंगा तो कल मेरा 500 निकल जाएगा, आपने उस वजह से इसको रिटर्न कर दिया। लेकिन ये जो ईगो है, ईगो वाला जो माइंड है, ये हमेशा बैलेंस करता है, ईड और सुपर ईगो इन दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, जो रियलिटी में जीना सिखाता है। ईगो वाला माइंड कहेगा कि वो नहीं पता कि मेरा 500 जाएगा कि नहीं, अब लेकिन मैं किसी का नहीं लूंगा, मैं किसी का नहीं लूंगा भाई, मुझे किसी का लेके बड़ा नहीं बनना है जिंदगी में, जो मेरे पास है मैं उसमें ही खुश हूं। तो उसका जो प्राइस है उसको मैं दे देता हूं, उसका ये जो थिंग है मैं उसको लौटा देता हूं। ईगो वाला जो माइंड है ये आपको हमेशा सिखाता है रियलिटी में जीना, यानी ईड और सुपर ईगो दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, कभी ऐसा सिचुएशन हुआ, देखना आप, कभी ऐसे भी होता है कि खुद के पास नहीं है, खुद के पास नहीं है, सपोज अब समझो कि आप किसी जगह जा रहे हो, कोई बच्चा आया, वो भीख मांगने के लिए आया, आपको लगेगा कि यार बच्चा है चलो इसको भीख दे देता है। अब मोबाइल ऐसे, आपका आपके हाथ में मोबाइल था, अपने मोबाइल छोड़कर पैसे निकालने के लिए गया और बच्चा आपका मोबाइल लेके भाग गया। लेकिन रियलिटी वाला जो है ईगो, जो है ईगो आपको हमेशा बताएगा कि खुद का भी बैलेंस करो, ईड भी मत करो, मतलब ईड को भी डोमिनेंस नहीं होने देता है, किसी का नुकसान भी मत करो और खुद का भी नुकसान मत करो, दोनों बैलेंस करके चलो, ना तो ज्यादा करना है ना तो कम करना है। ईगो हमेशा रियलिटी में जीना सिखाता है। ठीक है, ये है ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच का डिफरेंस। ये है ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच का डिफरेंस। अब देखो, ये फ्रॉइड जो है, जो सिगमंड फ्रॉइड है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक थियरी डेवलप की, आइसबर्ग थियरी। यहां से ही सवाल पूछा गया था अगले बार। आइसबर्ग थियरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसबर्ग थियरी क्या है, समझ लो, ये एक समंदर है। ठीक है, ये एक समंदर है, टाइटैनिक वाला सीन याद करो, ये एक समुंदर है, क्या है ये, समुंदर है। अब इसमें एक ये बड़ा सा एक आइसबर्ग है, इसमें बड़ा सा आइसबर्ग है, बड़ा सा आइसबर्ग। और आइसबर्ग जो समुंदर में रहते हैं उनका एक क्वालिटी है, पता है आपको क्या, कि वो जितना आपको ऊपर में दिख रहा होगा ना, जितना आपको ऊपर में दिखते हैं, सपोज ये वाला पिक्चर आप ले लो, ये वाला 1 नंबर वाला, ये वाला पिक्चर को देखो अभी 1 नंबर में, ऊपर में जितना है उससे ज्यादा ये नीचे है, उससे ज्यादा ये पानी के नीचे है। ठीक है, तो जो आपको ऊपर में दिखता है उतने ही माइंड हमारा होता है कॉन्शियस माइंड, और जो पानी के नीचे है, जो पानी के नीचे है, ये आपका पूरा माइंड जो है, ये कहते हैं ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है। और पिछले बार सवाल ऐसा पूछा गया था कि कॉन्शियस माइंड का पार्ट बड़ा होता है या अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट बड़ा होता है। तो जिनको आइसबर्ग थ्योरी पता है कि आइसबर्ग का ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, जो पानी के ऊपर दिखते हैं, वो कॉन्शियस माइंड के साथ, उसको बताया गया है कॉन्शियस माइंड, वो कॉन्शियस माइंड के साथ उसका तुलना की गई है। और जो पानी के नीचे वाला पार्ट है आइसबर्ग का, वो पार्ट को बताया गया है वो अनकॉन्शियस माइंड होते हैं, यानी पानी का नीचे वाला पार्ट ज्यादा होता है आइसबर्ग में, तो अनकॉन्शियस माइंड हमारा ज्यादा होती है, अनकॉन्शियस माइंड ज्यादा होती है, कॉन्शियस माइंड कम होती है, कॉन्शियस माइंड कम होती है। ये पूछा गया था पिछले बार कि आपका कॉन्शियस माइंड ज्यादा बड़ा है या अनकॉन्शियस, तो आंसर होगा अनकॉन्शियस माइंड ज्यादा बड़ा है। और इन दोनों के बीच का जो लाइन है, ये जो लाइन जहां से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कुछ पोर्शन ऊपर है पानी का और कुछ पोर्शन नीचे है पानी का,
ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है इसको कहते हैं प्री कॉन्शियस। ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं प्री कॉन्शियस। और ये तीनों माइंड का काम क्या है? कॉन्शियस माइंड सबकी जो थॉट परसेप्शंस होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्री कॉन्शियस माइंड आपका मेमोरी, स्टोर्ड नॉलेज, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है ये इंस्टिंक्ट फैक्टर, सेल्फिश मोटिव्स, इन सारी चीजों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो ये कहा था किसने? ये भी कहा था आइसबर्ग ने। अब इस कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस यहाँ पे हम प्लेसमेंट करेंगे ईड, ईगो, सुपर ईगो को। देख लो, जो नीचे वाला एकदम पोर्शन है, जो बच्चों वाला है, वो हमेशा कहते हैं वो है आपका अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी वो है आपका ईड, वो है आपका ईड। लेकिन ये जो कॉन्शियस और ये जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड कुछ कुछ पोर्शन होता है ईगो में और कुछ पोर्शन होते हैं सुपर माइंड में, सॉरी सुपर ईगो में। लेकिन जो आपका ईड है वो क्लियरली अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। जो ईड है वो आपकी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। ठीक है, जो ईगो होते हैं इसका थोड़ा सा पार्ट रहता है थोड़ा सा पार्ट रहता है अनकॉन्शियस में। ईगो का देखो थोड़ा सा पार्ट अनकॉन्शियस में है, लेकिन ज्यादा पार्ट कॉन्शियस माइंड में है। इसीलिए ये बैलेंस करते हैं, इसीलिए रियलिटी में जीना सिखाता है, क्योंकि ये आपकी थॉट प्रोसेस को मोटिवेट करते हैं, थॉट प्रोसेस को ऑपरेशंस करते हैं कॉन्शियस माइंड। ठीक है, और सुपर ईगो का देखो आप, सुपर ईगो का जितना पार्ट आपको दिख रहा है प्राणी के ऊपर, उतना ही पार्ट आपको दिख रहा है पानी के नीचे, उतना ही पार्ट आपको दिख रहा है पानी के नीचे, है ना। ये हो गया आपका सुपर ईगो। तो ये है टोटल आइसबर्ग थियरी एंड सिगमंड फ्रॉइड का ईड, ईगो, सुपर ईगो। इस मॉडल का एक और नाम है, आइसबर्ग थ्योरी भी इसे कहते हैं। इस मॉडल का एक नाम है ह्यूमन साइकी। इन्होंने इस मॉडल का नाम दिया ह्यूमन साइकी, ह्यूमन साइकी। ठीक है, ये हो गया सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। अब सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि ये जो ईड, ईगो और सुपर ईगो है, इन्होंने बताया कि ये जो ईड, ईगो और सुपर ईगो है ये चेंज होता रहता है एज के हिसाब से। जितना इंसान ग्रो करते हैं अपने जीवन में उतना ये चेंज होता रहता है, ये डोमिनेंट होता है। किसी का ईड डोमिनेंट है, किसी में ईगो डोमिनेंट है, किसी में सुपर ईगो डोमिनेंट है। वरना लोग इतना दो नंबरी का काम क्यों करते हैं? अगर सब में अगर ईगो बैलेंस कर सकता है, सबका अगर सुपर ईगो मोरालिटी की बात करता है, ईगो बैलेंस करता है, सही तरीके से है, तो लोग दो नंबरी का काम तो होगा ही नहीं पूरे दुनिया में, सारे अच्छे लोग होंगे। ये डोमिनेंट होता है, किसी का ईड डोमिनेंट है, किसी का ईगो डोमिनेंट है, किसी का सुपर ईगो डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये फ्रॉइड ने बता दिया कि ये चेंज होता रहता है ओवर टाइम। ये टाइम के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग ग्रोथ जब उनकी होती है चाइल्ड से लेकर एडल्ट तक, तो ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, स्पेशली ही मेंशन्ड, इन्होंने स्पेशली फ्रॉइड ने मेंशन किया है कि दिस कन्फ्लिक्ट, ये जो ईड, ईगो, सुपर ईगो की कन्फ्लिक्ट है, ये प्रोग्रेस होती है थ्रू अ सीरीज ऑफ 5 बेसिक स्टेजेस। इन्होंने 5 स्टेज को मेंशन कर दिया। ठीक है, ओरल, एक फर्स्ट स्टेज को कहते हैं ओरल स्टेज। दूसरा जो स्टेज है उनका नाम दिया है एनल स्टेज। तीसरा जो स्टेज है उनका नाम दिया है लैटेंसी। तीसरा जो स्टेज है उसको कहते हैं फेलिक स्टेज। चौथा जो स्टेज है उसको कहते हैं लैटेंसी। एंड जो पांचवा स्टेज है इसको कहा गया है क्या? इसको कहा गया है जेनाइटल स्टेज। इसको कहा गया है, क्या कहा गया है? जेनाइटल स्टेज। ठीक है, इस 5 स्टेज में ये मतलब एक्चुअली फ्रॉइड ने मेंशन कर दिया इन 5 स्टेज के बारे में। क्या क्या? ओरल स्टेज। अब इन्होंने क्या क्या साल बताया, देखो ओरल स्टेज का मतलब होता है जब कोई इंसान, मतलब बच्चा है, 0 से 2 ईयर तक, यहाँ पे मेंशन कर लेना, लिख लेना अपने कॉपी में। मैंने साल यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ। ओरल स्टेज का जो ईयर है 0 से 2 ईयर। एनल स्टेज का जो ईयर है वो 2 से 3 ईयर की होती है। फेलिक स्टेज का जो ईयर है वो है आपका 3 से 6 ईयर, 3 to 6 ईयर्स के बच्चे। लैटेंसी का मतलब होता है कि ये 6 to 4 ईयर्स के बच्चे हैं। और जेनाइटल मतलब ये जो प्यूबर्टी की टाइम होती है उस टाइम को, एडल्ट स्टेज को जो कहते हैं उसको कहते हैं जेनाइटल। ठीक है, और इस थ्योरी का नाम क्या दिया? इस थ्योरी का नाम दिया साइकोसेक्सुअल थ्योरी। इस थ्योरी का नाम दिया साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो फ्रॉइड का 2 थ्योरी है, एक तो आइसबर्ग थ्योरी जिसको कहा गया है आइसबर्ग थ्योरी, जिसको कहा गया ह्यूमन साइकी। ह्यूमन साइकी को प्लेसमेंट किया है आइसबर्ग मॉडल में। ठीक है, और एक है जो कहते हैं कि ये जो ईड, ईगो, सुपर ईगो वाला जो है ये चेंज होता रहता है, डोमिनेंट होता रहता है चाइल्ड, जब कोई बच्चा ग्रो करता है अपने चाइल्डहुड से लेकर एडल्ट तक, तो उसको 5 स्टेज में बताया। क्या क्या? एक है ओरल, दूसरा है एनल, तीसरा है फेलिक, चौथा है लैटेंसी, पांचवा है जेनिटल। और इस ये जो थियोरी है, इस थ्योरी को क्या कहा? इस थ्योरी को कहा साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये हो गया आपका सिगमंड फ्रॉइड। अब है एडलर। एडलर का इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एडलर्स का है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, एडलर का है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इन्होंने भी बताया, इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है अल्फ्रेड एडलर, याद रख लेना, ये साल याद करने की जरूरत नहीं है। इनका जो थियोरी है क्या नाम है? इंडिविजुअल साइकोलॉजी।
ये बिलीव करते हैं दैट पीपल वर यूनिक एंड दैट नो थियोरी क्रिएट बी अप्लाइड टू ऑल पीपल। ऐसा कोई थियोरी नहीं बनाया जा सकता है जो सारे के सारे इंसान के लिए अप्लाई हो, क्योंकि हर कोई इंसान डिफरेंट होता है, हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। ठीक है, इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की टीचिंग्स को ही माना है, इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की जो टीचिंग्स है जो हमने अभी अभी पढ़ा, इन टीचिंग को माना जरूर है, लेकिन इन्होंने एक चीज की विरोधिता की है, एक चीज का इन्होंने विरोध किया है। क्या? कि ह्यूमन, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बताया अभी साइकोसेक्सुअल थ्योरी में? सिगमंड फ्रॉइड का मानना है कि द ड्राइव ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज सेक्स। ये सिगमंड फ्रॉइड का मानना है कि द ड्राइव ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज फॉर सेक्स। लेकिन एडलर ने क्या कहा? एडलर ने कहा कि नहीं, एडलर ने कहा है कि द ड्राइव फॉर ह्यूमन बिहेवियर इज टू नीड टू ओवरकम द फीलिंग ऑफ इंफेरियोरिटी। यानी ह्यूमन बिहेवियर हमेशा अपना जो इंफेरियोरिटी होती है, इंफेरियोरिटी जो होती है उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। अब इंफेरियोरिटी क्या होती है? इंफेरियोरिटी का मतलब दो चीजें होती है, सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी। सुपीरियर मतलब जो प्रधान है, इंफीरियर मतलब जो प्रधान नहीं है। ठीक है, अब जैसे समझ लो कि घर का, समझ लो कोई माता पिता है, उनका एक बच्चा है, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड उनका हुआ है, तो तब वो फर्स्ट चाइल्ड को जितना प्यार करते थे, तो अब समझ लो कि वो फर्स्ट, उनका जो पहला बच्चा है वो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का हो गया, तो उन्होंने दूसरा बच्चा लिया है। तो अब जब दूसरा बच्चा आएगा, छोटा भाई, अब ये भी तो छोटा ही है ना, 5 साल वाले। हालांकि बाप माँ कभी ऐसा नहीं करते कि मेरा दूसरा बच्चा ज्यादा प्यारा है, पहला प्यारा नहीं है, लेकिन वो पहले बच्चे को लगते हैं कि मम्मी पापा उसको ज्यादा प्यार करते हैं, भाई को ज्यादा प्यार करते हैं या बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। लेकिन हालांकि कोई मम्मी पापा ऐसा करता है क्या? कोई नहीं करता, कोई मम्मी पापा ऐसा नहीं करता, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है और अपने आप को इन्फियर महसूस करते हैं, वो अपने आप को इन्फियर महसूस करते हैं और वो उस इन्फियरिटी को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, उस इन्फेरियरिटी को वो ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, बच्चा उस इन्फेरियरिटी को वो ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। यही है एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी। एडलर ने वही बताया कि ह्यूमन का बिहेवियर यही है, ह्यूमन हमेशा क्या करता है कि अपना जो इन्फेरियरिटी है किसी भी स्टेज में, चाहे वो बच्चा हो बड़े बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमन हमेशा उस इन्फेरियरिटी को ओवरकम करने की कोशिश करती है। ठीक है, यही बताया। देखिए नीचे मेंशन किया है कि इंफेरियरिटी इज अ फीलिंग दैट ह्यूमन फील सिंस दे आर बोर्न। जब से वो पैदा होते हैं तब से ये फीलिंग होती है ह्यूमन में, और ये धीरे धीरे आपके होल लाइफ तक चलती है। ठीक है, इट इज ह्यूमन ड्राइव टू ओवरकम द इंफेरियरिटी। यही ह्यूमन नेचर है। इन्होंने यही बताया साइकोलॉजी में, इंडिविजुअल साइकोलॉजी इनका जो थियरी है उसके अंदर इन्होंने यही बताया कि ह्यूमन का बिहेवियर, ये नेचर ऐसा ही है कि ये हमेशा अपने इंफेरियरिटी को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं एंड बिकम सुपीरियर। सुपीरियर बनना चाहता है, सुपीरियर बनना चाहता है ये। ठीक है, ये सुपीरियर बनना चाहता है। अब एडलर ने 4 टाइप में इसको डिवाइड किया, 4 टाइप में, 4 डिफरेंट साइकोलॉजिकल टाइप में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। क्या? पहला जो टाइप बताया वो है रूलिंग टाइप, दूसरा जो है लर्निंग टाइप, तीसरा जो है अवॉइडिंग टाइप, चौथा जो है सोशली यूजफुल टाइप। रूलिंग टाइप मतलब क्या? रूलिंग टाइप मतलब ये कहता है कि जो दिस टाइप रेफर्स टू दोज विल पुश अदर्स इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियरिटी। मतलब रूलिंग टाइप ये होते हैं जो हमेशा दूसरों को पुश करते हैं सुपीरियर गेन करने के लिए, जो दूसरों को पुश करता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा यार, मैं पीछे, खुद पीछे रह रहा हूं, मैं दूसरों को पुश कर रहा हूं कि तू सुपीरियर बन जा, मैं दूसरों को पुश करता हूं कि तू अपना सुपीरियर बन जा। ठीक है, तू सुपीरियर बन जा। इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है उसको कहते हैं रूलिंग टाइप। दे हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी, इनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, विच कॉजेज देम टू पुश अदर्स आउट ऑफ देयर वे। मतलब ये दूसरों को पुश करता है। जो लर्निंग टाइप होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, ये हमेशा अपने 4 पास एक मतलब सेल क्रिएट करके रखते हैं। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ये डिपेंडेंट होते हैं अदर्स पे, किस लिए? क्योंकि टू हेल्प देम विथ लाइफ डिफिकल्टीज, ये आप हमेशा लाइफ डिफिकल्टीज में हेल्प मांगते रहते हैं। ये ओवरवेल्म्ड होते हैं, व्हेन ये ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, जब ये ओवरवेल्म्ड होते हैं तो इनके अंदर फोबिया डेवलप करने लगते हैं, ऑब्सेशंस होने लगते हैं, ये एंग्जियस टाइप की पर्सन होती है, इनको कहा गया है लर्निंग टाइप की पर्सन। अवॉइडिंग टाइप मतलब ये थोड़ा साइकोटिक होता है, अवॉइडिंग टाइप जो है ये थोड़ा साइकोटिक होता है। ठीक है, दोज पीपल आर हु सर्वाइव बाय अवॉइडिंग लाइफ, मतलब जो लाइफ को अवॉइड करते रहते हैं। दे हैव लोएस्ट एनर्जी, इसका कोई एनर्जी नहीं है किसी भी काम में, ये हमेशा लोएस्ट एनर्जी रहता है इसको। ठीक है, यूजुअली बिकम साइकोटिक, ये थोड़ा साइकोटिक बन जाता है, ये थोड़ा साइकोटिक बन जाता है। ठीक है, लिविंग इन देयर ओन लाइफ, मतलब ये हमेशा ये अपने आप के वर्ल्ड में खोए हुए हैं, इनको लग रहा है कि सब घर बैठे बैठे हो जाएगा मेरा, मैं लाखों कमा लूंगा, करोड़ों कमा लूंगा,
ये खोए हुए है अपने दुनिया में। इसको कहते हैं अवॉइडिंग टाइप की पर्सनालिटी, ठीक है। जिनको रियल वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, ये अपने दुनिया में खोए हुए हैं, उनको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ठीक है। ये है अवॉइडिंग टाइप की पर्सनालिटी। फिर आते हैं सोशली यूजफुल टाइप। सोशली यूजफुल टाइप मतलब ये जो होता है ये हेल्दी पर्सन है, ये हेल्दी पर्सन है। जो हम सारे जो नॉर्मल पर्सन है ये इसी टाइप में आते हैं, सोशली यूजफुल टाइप, जो जिनको अपने आप का भी फिक्र है और ये दूसरों को भी मदद करता है। इनमें राइट एनर्जी होती है, ज्यादा भी नहीं होती है, कम भी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा दूसरों को ही मदद कर रहे हैं, दूसरों को सुपीरियर बना रहे हैं। ये खुद का भी लाइफ बना रहा है, और चाहे दूसरों को मदद चाहिए तो वो उनको भी हेल्प करता है, अगर दूसरों को मदद चाहिए तो वो उनको भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये हमने यहाँ पे एक टेबल मेंशन कर दिया। इस टेबल को चाहे तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हो। ये फास्ट बॉर्न है, ये मिडिल बॉर्न है, ये लास्ट बॉर्न है, ये ओनली चाइल्ड है। मतलब जिन बाप माँ का एक बच्चा होता है, ये उनके लिए जो ओनली चाइल्ड होते हैं उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें दिखते हैं। और जो थर्ड चाइल्ड होते हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। जो सेकंड चाइल्ड यानी मिडिल चाइल्ड होते हैं वो हमेशा ऐसे सोचते हैं। जो फर्स्ट चाइल्ड होते हैं वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है। ये एक टेबल में हमने डाल दिया है, चाहो तो आप यहाँ से टेबल को देख सकते हो, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। इसको याद रखना, रूलिंग टाइप लर्निंग टाइप, इसको याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि है कार्ल रॉजर ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी। कार्ल रॉजर्स का ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी। कार्ल रॉजर ने जो साइकोलॉजी दिया था उसका नाम क्या था? उसका नाम है ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी। क्या नाम है? ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी। कार्ल रॉजर और ये ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी जो है ये सबसे पहले किन्होंने दिया था? ये सबसे पहले दिया था अब्राहम मास्लो ने। मास्लोज हायरार्की आप सभी ने पढ़ा होगा, यूजीसी नेट का पेपर 1 का टॉपिक है ये, मास्लोज हायरार्की। आप सभी को याद है मास्लोज हायरार्की, टीचिंग मेथड में आता है, सभी ने पढ़ा होगा मास्लोज हायरार्की, ठीक है। ये साइकोलॉजी का भी टॉपिक है। तो मास्लोज हायरार्की जो है उसी को मानते हैं, इसका मेन एजम्पशन मास्लो ने ही दिया था, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी का जो अप्रोच है वो दिया है किन्होंने? कार्ल रॉजर ने दिया है, ठीक है। रॉजर रिजेक्ट द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइको एनालिसिस, मतलब ये जो फ्रॉइड का थ्योरी है बिहेवियरिज्म, ये इन लोगों को डिटरमाइन करते हैं, मतलब रिजेक्ट करते हैं। मतलब फ्रॉइड का जो साइको एनालिसिस थियरी है, साइको एनालिसिस थियरी एंड बिहेवियरिज्म थियरी, इन दोनों थियरी को रिजेक्ट करते हैं कार्ल रॉजर। और क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एज नो वन एल्स कैन नो हाउ वी परसीव्ड, वी आर द बेस्ट एक्सपर्ट्स ऑन आवर सेल्फ, वी आर द बेस्ट एक्सपर्ट्स ऑन आवर सेल्फ। मतलब कार्ल का ये मानना है कि मुझे खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता, मुझे खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता, कोई नहीं एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि पहले जो साइकोलॉजिस्ट था उन्होंने साइको एनालिसिस मॉडल में ही बताया गया कि आपको एनालिसिस करते हैं कोई साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। लेकिन कार्ल का ये मानना है, कार्ल रॉजर ने ये कहा है कि मुझे खुद से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, मैं अपने आप को सबसे अच्छी तरीके से जान सकता हूँ। और बिल्कुल सही बात है मेरे हिसाब से, मैं इसको जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही है, ठीक है। वो आपको क्या लगता है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अब क्या लगता है इसके ऊपर एग्जाम डिपेंडेबल नहीं है, इसको याद रखना। बाय द वे मैं आउट ऑफ द ट्रैक बता दिया, लेकिन एग्जाम्स के लिए आपको ये जानना होगा कि कार्ल रॉजर को क्या लगता था, ठीक है। उनको ये लगते हैं कि वी आर द बेस्ट एक्सपर्ट ऑन आवर सेल्फ, मतलब खुद को जानने के लिए हम सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, खुद ही सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। कार्ल रॉजर क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बिलीव दैट ह्यूमन हैव वन बेसिक मोटिव, दैट इज द टेंडेंसी टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब हमें हर किसी को कुछ ना कुछ बनना रहता है लाइफ में। जैसे अब मुझे पूछो तो असिस्टेंट प्रोफेसर ये सारी चीजें, जैसे आप लोग नेट क्यों दे रहे हो? आप लोगों को बनना है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा टारगेट है। बहुत सारे लोगों का भी यही टारगेट है, जो अभी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, नेट दे रहे हैं, उनको यही टारगेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है लाइफ में आगे जाकर कुछ काम बड़ा करना है, रिसर्चर बनना है, प्रोफेसर बनकर रिसर्च करनी है, ये सारी चीजें। तो ये होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कार्ल रॉजर का यही मानना है कि हर किसी का किसी ना किसी मोटिव होता है, बेसिक एक मोटिव होता है, और इंसान उसके हिसाब से अपने आप को ड्राइव करता है, उसके हिसाब से इंसान अपने आप को ड्राइव करता है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा है हैव वन बेसिक मोटिव दैट इज टेंडेंसी टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा गया है। दैट इज टू फुलफिल वन्स पोटेंशियल एंड अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वी कैन, मतलब जो हम अचीव कर सकते हैं उतना तक, जितना हम अचीव कर सकते हैं उतना तक, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देके बताया, अब ये करने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एनवायरनमेंट। अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, सपोज समझ लो कि आप नेट देना चाहते हो, ठीक है, और आपके घर में दिन रात बाजा बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है जोर का, तो आप पढ़ोगे कब?
अगर आप पूरा दिन काम कर रहे हो किसी और, तो आप पढ़ोगे कब? अगर नहीं पढ़ोगे तो नेट कैसे क्लियर होगा? अगर नेट नहीं क्लियर होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर भूल जाओ भाई, क्योंकि आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है लगभग। हालांकि अभी कॉपी पेन में नहीं हुआ है मैंडेटरी, लेकिन हर कोई देखता है। सपोज आपने इंटरव्यू देने के लिए गया और आपके साथ कोई एक और बंदा आया जिनका नेट क्लियर है, तो बिल्कुल प्रेफरेंस उसी को जाएगा, नंबर उसको ज्यादा मिलेगा इंटरव्यू में, क्योंकि उसके पास नेट क्वालिफाई है ना। तो आप अगर नहीं कर सकते हो तो भूल जाओ। इसलिए एनवायरनमेंट भी डिपेंडेबल है, एनवायरनमेंट भी होना चाहिए वैसे। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक फ्लावर दैट विल ग्रो इनटू इट्स फुल पोटेंशियल, मतलब जब एक फूल ग्रो करती है, ठीक है, तो तब कंडीशंस को भी सही होनी चाहिए, एनवायरमेंटल जो कंडीशन है उसको भी सही होना चाहिए, बट व्हिच इज कंसिडर्ड बाय इट्स एनवायरनमेंट, इसीलिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि फुल भी एक ग्रो करती है जब सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर सही हो, अदरवाइज वो फुल भी ग्रो नहीं कर सकता। वैसे ही हमें भी अगर कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, तो एनवायरनमेंट को भी हमें सपोर्ट करना होगा, एनवायरनमेंट को भी उस हिसाब से ही हमें बनाना होगा, ठीक है। हम ऐसे किसी जगह बैठ के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हम दुर्गा पूजा, सपोज समझ लो कि दुर्गा पूजा हो रही है, दिवाली की फेस्टिवल चल रही है, ठीक है, हम फेस्टिवल में जाके अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो भाई नहीं होगा पढ़ाई हमसे, क्योंकि हमेशा ध्यान दूसरे ही ओर जाएगा कि सारे लोग घूम रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। जिनको घूमने के लिए दिल करता है वो घूमने निकल जाता है और उनकी पढ़ाई तब नहीं होती है। तो यही है कार्ल रॉजर का साइकोलॉजी। इन्होंने यही बताया कि hence the importance one's life is to build self which may differ from person to person, मतलब हर किसी का एक खुद का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है और वो हर किसी के लिए अलग होते हैं, और उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को फुलफिल करने के लिए हर किसी को एनवायरनमेंट बनाना जरूरी होता है, और उस हिसाब से उनको आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में, तभी जाकर, और उस हिसाब से उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उस हिसाब से उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जो पढ़ाते हैं वो कभी बात करने में हिचकिचाते नहीं है। अब देखना कि कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए आया है और वो कभी ऐसा कर रहा है कि यार मुझे डर लग रहा है, उनके हाथ पैर कांप रहे बात करने से, कभी नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उनको पता है, वो नेट जेआरएफ करके आए हैं, वो नेट सेट या बीएड सब कुछ वो करके आए हैं, उनको पता है कैसे स्टूडेंट को मेंटेन करते हैं क्लास के अंदर, कैसे गार्डियन को फेस करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उनको सारी चीजें पता है, कैसे जो बदमाश स्टूडेंट है उसके साथ कैसे डील करते हैं, सारी चीजें उनको सिखाया जाता है कोर्स में। तो वो बिल्कुल तैयार हो के आते हैं, वो बात करने के लिए हेजिटेट नहीं होती है, ठीक है। उनकी जो पर्सनालिटी है वो उस तरीके से डेवलप्ड होती है, जो उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यही कहा है कार्ल रॉजर ने, ठीक है। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं वंस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज फॉर्म्ड, इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मेंटेन इट। अगर आपने कोई ठान लिया कि आपको करना है जिंदगी में, तो उस हिसाब से आगे बढ़ते रहो। बस डिसाइड कर लिया, फिर घर में सोए हुए हैं आराम से बिस्तर में मतलब पूरे ढाका ढुकी लेके हम सोए हुए हैं, ठीक है, बिस्तर में सो रहे हैं, बस मस्त नींद आ रही है, अरे वाह। नहीं होगा भाई, आपका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है पूरा नहीं होगा, करना पड़ता है, सोचने से कुछ नहीं होता। वो कार्ल रॉजर ने ये भी कहा है कि सिर्फ सोचो मत, करो, उस चीज को पाने के लिए लग जाओ काम पे, आज से, अभी से लग जाओ, तभी आएगा वो चीज आपके अंदर, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे, वरना नहीं कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। फिर कहते हैं इफ ए पर्सन डेवलप फॉल्स इमेज। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो मैंने पिछले थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, देन फॉल्स इमेज देन पर्सनालिटी विल डिरेल्ड। मतलब क्या होता है कि मैं पूरा दिन मतलब काम कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं घर में सोया हुआ हूँ, बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, ठीक है, और मुझे बनना है आईएएस ऑफिसर, तो उसकी पर्सनालिटी कुछ अलग टाइप की बन जाएगा। वो है कुछ, वो रियल में कुछ और है और चाहता कुछ और है। मतलब वो 2 नंबरी का धंधा कर रहा है और उनको बनना है भाई बहुत महान, मैं समाज में बहुत महान बनना चाहता हूँ, और मेरे इनकम का सोर्स क्या है? 2 नंबरी काम काज, ठीक है। ये अगर मतलब आप रियल में कुछ और हो, आप इमेज कर रहे हो कुछ और, फॉल्स इमेजिनेशन अपने पकड़ लिया, आप सोच रहे हो कि आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारा ऐसा बंदा है जो मतलब खराब लोग होते हैं, उनको यही सोचना होता है, उनका हमेशा यही सोच होती है कि अरे यार क्या कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, और वो उस हिसाब से काम करते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो हकीकत में आके ठेकते हैं, जब वो हकीकत में आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको पता चलता है कि मेरा पर्सनालिटी कुछ और ही बन गया है। जो आप करना चाहते हो उस हिसाब से मूव करो तो आपकी पर्सनालिटी सही है। आप कुछ रियली में कुछ और हो और आप कुछ सोच रहे हो तो वैसा नहीं होता। इसीलिए बताया गया कि कोई अगर फॉल्स इमेज किसी ने ले लिया तो उसकी पर्सनालिटी हमेशा डिरेल्ड हो जाती है। वो डिरेल्ड हो जाती है मतलब वो एक लाइन में रह ही नहीं पाते, वो डिरेल्ड हो जाती है, रेल्ड में नहीं रहता है, डिरेल्ड होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड रियल लाइफ। इसीलिए ये जरूरी है
कि जो आपका रियल लाइफ है एंड जो आप बनना चाहते हो, इसके बीच में एक बैलेंस होना जरूरी है। कि अगर आप ये बनना चाहते हो तो उस हिसाब से मूव करो भाई। अगर आईएएस बनना है तो पढ़ो, मेहनत करो। पैसा दे के बन जाऊंगा ये मत सोचो, वो कुछ और ही पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा आपका। क्योंकि आप अगर पैसा दे के बनोगे तो आप भी पैसा ही लोगे दूसरों से, तो पूरा समाज का क्या होगा भाई आगे जाके। इसीलिए जो आपको बनना है, जो आपका सेल्फ है, उस सेल्फ के साथ रियल लाइफ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यही कहा है कार्ल रॉजर ने। तो ये हो गया सारा पर्सनालिटी का ट्रेट टाइप्स जो हमने इस वीडियो में देख लिया। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ एक अगले वीडियो में साइकोलॉजी का एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।